चलिए स्टार्ट कर रहे हैं अपने आज का जो टॉपिक है वो स्वरों का वर्गीकरण चल रहा था। और स्वरों के वर्गीकरण में हमने कल तक जो बात की थी वो ये थी कि स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से विभाजित हुआ, स्वरों के वर्गीकरण के आधार क्या क्या थे। तो पहला जो स्वरों का वर्गीकरण का आधार जो था वो अपने पढ़ा था क्या, उच्चारण काल, यानी उच्चारित करते समय समय कितना लगेगा, वक्त कितना लगता है, उसके आधार पे मैंने आपको दो बताए, एक लघु और एक दीर्घ। इसके अलावा मैंने तीसरा एक अन्य प्रकार पढ़ाया प्लूत स्वर, जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। चलिए नेक्स्ट आगे वाला जो आधार ले रहे हैं वो ले रहे हैं मुखाकृति के आधार पे। किसके आधार पे? मुखाकृति के आधार पे। 2 नंबर जो आधार मान रहा हूँ स्वरों के वर्गीकरण का, वो मान रहा हूँ क्या, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुखाकृति के आधार पर किसका वर्गीकरण? स्वरों का वर्गीकरण। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण अगर हम देखें तो मुखाकृति के आधार पर यानी मुख की आकृति कैसी हो जाती है, मुख की आकृति कैसी हो जाती है। देखिए मुख है हमारा, ये 2 गोल होठ हैं, ठीक है, और ये 2 गोल होठ अगर बोलते समय, अगर बिल्कुल बोलते समय ऐसे स्वर जिनको बोलते समय अगर ये गोट बिल्कुल वर्ताकार रूप में यानी गोल दिखाई दें, बिल्कुल क्या दिखाई दें, बिल्कुल गोल दिखाई दें, वर्ताकार रूप में दिखाई दें आपको, ये लो बिल्कुल वर्ताकार बना देता हूँ मैं, ये लो इस टाइप से। अगर जैसे ऐसे देखिए, अगर आप ऊ बोलते हैं, ऊ ऊ ओ औ, ये चारों को बोलकर देखो आपके होठ इस आकृति के हो जाएंगे। इन चारों को जब बोलते हैं तो होठ किस आकृति के हो जाते हैं, इस आकृति को हो जाते हैं। और इनको तो देखो देखो वर्त के समान क्या गोल बन चुके हैं, वर्त के समान क्या हो चुके हैं, गोल हो चुके हैं। तो यानी कि ऐसे स्वर जिनको बोलते समय होठ वर्त के समान गोल हो जाए या वर्तमुखी मुख हो जाए, ठीक है, वो तो हो जाएंगे वर्ताकार, और बाकी किसी अन्य आकृति के हो जाएं उन्हें कहते हैं अवर्ताकार। तो स्वरों का जो वर्गीकरण है वो हमने किसके आधार पे पढ़ रहे हैं? स्वरों का वर्गीकरण मुखाकृति के आधार पे पढ़ रहे हैं। किसके आधार पे? मुखाकृति के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। इसके आधार पे 2 प्रकार के बताता हूँ। एक तो जब मुख क्या हो जाए, होठ क्या हो जाए, सॉरी ये जो अपना प्रकार है ना, सॉरी भाई, वन सेकंड रुकना। ध्यान दीजिए, गलती होगी थोड़ी सी। ओष्ठाकृति के आधार, किसके आधार पे पढ़ रहे हैं? ओष्ठाकृति, यानी मेनली ये बात कह सकता हूँ होठों का आकार किस प्रकार से चेंज हो रहा है, होठों का आकार, होठों का आकार किस प्रकार से बदल रहा है, उसके आधार पे अपने क्या देख रहे हैं, स्वरों का वर्गीकरण देख रहे हैं। होठों का आकार, ऐसे स्वर जिनको बोलते समय होठ गोल हो जाए या होठ किसी अन्य आकृति के हो जाते हैं, तो उसके आधार पे मैंने 2 प्रकार बताए स्वरों का वर्गीकरण। जो ओष्ठाकृति के आधार पे, उसमें पहला जो प्रकार बता रहा हूँ वो ध्यान दीजिएगा, उसमें होता है वृत्ताकार स्वर। कौन सा? वृत्ताकार स्वर। और जो दूसरा प्रकार बताऊंगा उसमें आएंगे कौन से, यानी कि अवृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर। तो 2 प्रकार के स्वर डिस्कस करेंगे, और पहला था वृत्ताकार और दूसरा है अवृत्ताकार। तो ओष्ठाकृति यानी होठों की आकृति किस प्रकार से बदलती है, होठ है इस टाइप्स के और इस टाइप के अगर होठ हैं तो इनमें देखिए, अगर होठ ऐसे स्वर जिनको बोलते समय होठ क्या हो जाए, गोल हो जाएं, ऐसे स्वर जिनको बोलते समय होठ गोल हो जाएं उन्हें तो क्या कहा जाता है, वृत्ताकार, और जो जिसमें होठ गोल नहीं होते उन्हें कहते हैं अवृत्ताकार। अब बोल के देखिए, स्वर हमारे सामने 11 है, आप बोल के देखिए ऊ ओ और औ को, ऊ और औ को, इनको बोल के देखिए, होठ आपके किससे कैसे हो जाएंगे, वृत्त के समान गोल हो जाएंगे। ऊ ओ औ को बोलते हैं तो होठ वृत्त के समान गोल हो जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, वर्ताकार, और इनकी संख्या क्या रहती है, 4। बाकी जो बच गए उनमें होठ गोल नहीं होते हैं, होठ वृत्त के समान संरचना धारण नहीं करते हैं, इसलिए वो 7 कैसे हो जाएंगे, अवृत्ताकार हो जाएंगे। जैसे कौन कौन से बच गए, आ ई री ए ऐ
ओ, औ। इनमें देखिए ये जो 7 स्वर हैं, 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये लास्ट वाले तो उसमें आ गए, ऊपर वाले में ये जो 7 स्वर हैं नीचे वाले, ये कैसे हैं? अवर्ताकार स्वर है। वर्ताकार का मतलब होठ जब गोल हो जाते हैं, और अवर्ताकार का मतलब गोल न होकर अन्य किसी आकृति के हो जाते हैं, वहां क्या हो जाएगा? अवर्ताकार स्वर हो जाएगा। तो इनकी संख्या 7 रहती है अवर्ताकार की, और वर्ताकार की कितनी रहती है? 4। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो बताने जा रहा हूँ, हिंदी में एक अलग से स्वर होता है, उसको कहते हैं आगत स्वर। क्या? आगत स्वर। क्या कहा जाता है? आगत स्वर। देखिए आगत स्वर का जो निशान होता है वो इस टाइप से, मात्रा किस टाइप से? इस टाइप से। एक मात्रा ऐसी होती है, एक ऐसी होती है। इसको कहते हैं अर्धचंद्राकार। क्या कहा जाता है? अर्धचंद्राकार। क्या कहा जाता है भाई? अर्धचंद्राकार। इसको कहा जाता है चंद्र बिंदु। क्या कहा जाएगा? चंद्र बिंदु। और इसे कहा जाता है अनुस्वार। क्या कहेंगे? अनुस्वार। तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो अनुस्वार होता है ये तो आपको पता है, जैसे अंग लिखा है तो इसके ऊपर क्या लगा है? अनुस्वार। अगर मैं लिख देता हूं हंस लिख रहा हूं तो इसके ऊपर मैंने लगा दिया चंद्र बिंदु। ये कहां लगता है अकेला ऐसा? ये लगता है इंग्लिश वाले शब्दों में। कौन से शब्दों में? इंग्लिश वाले शब्दों में। जैसे डॉक्टर। क्या लिखा? डॉक्टर। जैसे मैंने लिखा हॉस्पिटल। इसे कहते हैं आगत। आगत या देखो अर्धचंद्राकार लगा है ना, इसका मतलब इसे कहा जाता है आगत या विदेशी स्वर। क्या कहा जाता है? आगत या विदेशी स्वर कहा जाता है। या मेहमान के रूप में जो आ रहा है विदेशी स्वर। क्या? विदेशी स्वर, यानी विदेशी भाषा से। कौन सी भाषा से? इंग्लिश भाषा। विदेश की कौन सी? इंग्लिश भाषा से जो ग्रहण किया गया हिंदी में, उसे क्या कहते हैं? विदेशी कहते हैं। तो इनको बोलो हॉस्पिटल, डॉक्टर। तो इनका वास्तव में क्या होता है? आगत स्वर जो होता है वो क्या होता है? इस टाइप से। ओ की ध्वनि लिए होता है ये। ओ की ध्वनि लेकर बैठता है ओ। ठीक है, तो ये क्या है? ओ। और इसको जब बोलते हो तब भी होठ क्या हो जाते हैं? वृत्त के समान गोल हो जाते हैं। इसलिए आपसे कोई इसका अगर पूछे ओष्ठ आकृति के आधार पे वर्गीकरण, तो इसे कौन से वर्गीकरण में रखोगे? वर्ताकार स्वर कहोगे। कौन सा वर्ग? वर्ताकार स्वर। वर्ताकार स्वर में कितने आते हैं? 4 ही आते हैं। कौन कौन से आते हैं? ऊ, ओ और औ। ये तो है हिंदी में 4। क्या? हिंदी में 4 है। लेकिन अगर आपको ये पूछ ले तो ये भी क्या है? वर्ताकार स्वरों की श्रेणी में आएगा, क्योंकि ये क्या है? आगत जो स्वर होता है, विदेशी जो स्वर है, ये वर्ताकार श्रेणी में आता है। तो ये हमारा हो गया कौन सा? ओष्ठ आकृति के आधार पर वर्गीकरण। चलिए 3 नंबर पढ़ते हैं। मुखाकृति के आधार पर मुखाकृति मत डालो, मुखाकृति नहीं, मुखाकृति। 3 नंबर जो प्रकार है वो लिखिए आप। जीभ की सक्रियता के आधार पर, यानी जीवा की सक्रियता के आधार पर जीभ कहाँ से सक्रिय रहती है? जीभ कहाँ से सक्रिय रहती है? हमारे सामने 11 स्वर हैं और उनका वर्गीकरण करना है। उनका वर्गीकरण करने के लिए हम देखेंगे जीभ कहाँ से सक्रिय है। हमारी जीभ है जो इस टाइप से है, यूं। ये पीछे तालु उससे कंठ से जुड़ी हुई है। फिर यहाँ आगे होठ है, और ये वाले होठ आ गए, ये दांत है, और ये पूरा तालु है, ये पूरा कंठ है। ठीक है, ये इतना पार्ट मसूड़ों का है। ठीक है, दोबारा देख लीजिए डायग्राम में, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बता देता हूँ। दोबारा देखिए, ये पूरी की पूरी जीभ है। कुछ इस टाइप से जीभ को अपने प्रदर्शित कर लेते हैं। ठीक है, ये पूरी जीभ। ये वाला जो इतना पार्ट है ये है कंठों से जुड़ा हुआ। किससे? कंठों से जुड़ा हुआ। ये इतना पार्ट है, ये तालु वाला है। तालु के जस्ट नीचे वाला पार्ट है जीभ का। ये पीछे कंठ है। यहां पे एक काकल्य होता है। क्या होता है? काकल्य। ठीक है, इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा हार्ड पार्ट होता है जिसको कहा जाता है मसूड़े। क्या कहा जाता है? मसूड़े। और इनका एक नाम होता है मूर्धन्य। क्या? मूर्धन्य। ठीक है, मसूड़े या मूर्धन्य। फिर आते हैं मसूड़ों के जस्ट नीचे ऊपर वाले दांत हैं, यानी कि ये बड़ा भाग जो होगा वो दांत दंते हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंत। फिर आता है
बाहर की तरफ क्या है, होठ है इस टाइप से, ये होठ, जिसको एक अलग नाम ओष्ठ है, यानी होठों को ही कहा जाता है ओष्ठ है, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब इसमें जीभ की सक्रियता देखनी है हमारे को, तो हम हमारे सामने 5 पार्ट आ गए हैं, 5 घटक आ गए, 5 अंग आ गए हैं। और मैं पहला अंग कोई कंठ से बोला जाएगा, कोई तालू से, कोई मसूड़ों से, कोई दांतों से, कोई होठों से बोला जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे किसकी सक्रियता पढ़ रहे हैं, जीभ कहाँ से सक्रिय रह रही। तो जीभ कहाँ से सक्रिय रह रही है, उसका मतलब जीभ के 3 पार्ट है। ये वाला जो भाग है ये अग्र कहलाएगा, ये वाला भाग जो है ये मध्य कहलाएगा, और ये पीछे वाला भाग जो है ये पश्च कहलाएगा। ये तो है पश्च भाग जीभ का, कौन सा, पश्च भाग। ये है जीभ का मध्य भाग, कौन सा, मध्य भाग। और ये जीभ का है अग्र भाग, क्या है, अग्र भाग। तो जीभ का अग्र भाग जब सक्रिय रहे तो उसे अग्र स्वर कहा जाएगा, जीभ का जब मध्य भाग सक्रिय रहे तो उसे मध्य स्वर कहा जाएगा, और जीभ का पश्च भाग सक्रिय रहे तो उसे पश्च स्वर कहा जाएगा। तो कहने का मतलब जीभ कहां से सक्रिय हो रही है, मैंने ए बोला, जीभ कहां से सक्रिय है, बीच में से, आगे से, पीछे से। 3 ही हो सकती है जीभ के 3, या तो आगे से ज्यादा सक्रिय, या बीच से ज्यादा सक्रिय, या पीछे से ज्यादा सक्रिय। उसके आधार पे कितने जीभ की सक्रियता को मैंने 3 भागों में बांट दिया, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। 3 प्रकार के स्वर हमारे सामने हो चुके हैं। चलिए अब इनको पढ़ते हैं तीनों स्वरों को। पहला जो स्वर आएगा वो आता है अग्र स्वर, दूसरा जो आएगा वो आएगा मध्य स्वर, तीसरा जो आएगा वो आएगा पश्च स्वर। 3 प्रकार के स्वर पढ़ेंगे, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर आगे से कब जीभ सक्रिय, देखो ए जो होता है ना, ए, पहले तो आ बोलो, आ, कंठों से आवाज आ रही है, शायद सभी की आ रही है, आ, कंठों से आवाज आ रही है, इसका मतलब पश्च स्वर आ पीछे से बोला जाएगा, जीभ के पीछे से, पीछे वाला भाग, कंठों वाला भाग सक्रिय, यानी कि आ बोला जाता है पीछे से। उसके बाद में देखो मध्य स्वर में आता है ए, क्या आता है, ए, मध्य स्वर में ए आएगा। ठीक है, पश्च स्वर आ, ऊ बोलोगे कंठों से, ऊ बोलोगे कंठों से, ओ बोलोगे कंठों से, और औ बोलोगे कंठों से। ये लो, ये जो 5 हैं ये कहां से बोले जाएंगे भी, पीछे वाले भाग, जीभ के पीछे से भाग सक्रिय रहेगा, इसमें सिर्फ ए बोला जाएगा, बाकी जो बच गए वो ऊपर वाले में यानी आगे वाले भाग से बोले जाते हैं। कहां से बोले जाते हैं, आगे वाले भाग से बोले जाए। ये जो पूरे 11 हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो चुके हैं पूरे। तो कहने का मतलब ये 3 प्रकार है, और तीनों प्रकार किसके आधार पे हैं, जीभ की सक्रियता के आधार पे। किसके आधार पे, जीभ की सक्रियता के आधार पर। जीभ की सक्रियता के आधार पे अगर स्वरों का वर्गीकरण पूछे तो वे 3 प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण हम कर लेते। तो अग्र स्वर, अग्र में कौन आता है, ई, री, ए, ऐ, मध्य में ए, और पश्च में स्वर, पश्च स्वर कौन से है, हाँ, पश्च का मतलब 3 नंबर प्रकार है ना, तो 3 वाले देख लो, ये वाला, ये ट्रिक है 3, ये वाला 3, ये वाला 3, और ये वाला 3, केवल ए को छोड़ के बाकी जो 3 जिसके आगे लगा वो तीसरे में आएंगे, यानी पश्च स्वर में आते हैं। ठीक है, तो ये 3 यानी 3 नंबर पार्ट में, 3 नंबर का मतलब पश्च स्वर पीछे से बोले, सबसे लास्ट में जो बोले जाते हैं वो होते हैं पश्च स्वर। मध्य स्वर में ए बोला जाएगा, अगर में ई, री, ए, ऐ बोला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा किसके आधार पर वर्गीकरण हुआ, जीभ की सक्रियता के आधार पर हमारा वर्गीकरण हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट 4 नंबर जो वर्गीकरण आ रहा है वो आ रहा है किसके आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर। तालु की स्थिति कह दूं या मुख के खुलने की स्थिति, मुख के खुलने की स्थिति भी कह सकता हूं। एक बात और, मुख के खुलने की स्थिति कह दूं या इसको कह दूं मुखाकृति के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। अब आएगा किसके आधार पे, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, ये हमारा चौथा आधार बन चुका है स्वरों को बांटने का, यानी तालु बोल दो या मुखाकृति बोल दो या मुख के खुलना, मुख किस प्रकार से खुल रहा है, मुख बंद रह रहा है या खुल रहा है, कितना खुल रहा है, उसके आधार पे अपने पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला देखें, इसमें थोड़ी सी एक बात समझिए। अगर आपके सामने ऐसे कुछ डायग्राम आ जाए, डायग्राम का मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, देखिए ये आपका पूरा तालु है और ये जीभ है, क्या है, जीभ। अगर जीभ क्या हो रही है, पीछे से बंद हो जाए और आगे से मुख, ये इधर मुख है, ये मुख,
मुख है, ये मुख, ये जीभ और ये तालु। अगर क्या हो जाए, जीभ पीछे से इसको ब्लॉक कर लेती है, क्या पीछे से इसको ब्लॉक कर लेती है इस टाइप से, ये देखो पीछे से बंद कर लिया और आगे मुख खुला है, खुलने को कहते हैं हिंदी में विवृत। क्या कहते हैं? विवृत। क्या कहते हैं? विवृत। उसे कहा जाता है विवृत स्वर। यानी ऐसे स्वर जिनको बोलते समय मुख खुला रहता है उन्हें कहते हैं विवृत स्वर। क्या कहते हैं? विवृत स्वर। नेक्स्ट कंडीशन देखें, ऐसी कुछ कंडीशन आ जाए, ऐसी कंडीशन में क्या है, जीभ ने तालु के साथ टकराव करके मुख को आगे से क्या कर लिया? बंद कर लिया। मुख है, इसमें तो था खुला, क्या था? खुला। इसमें मुख कैसा है? प्राय बंद हो चुका है। क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। इसका मतलब, बंद का मतलब होता है संवृत स्वर। क्या? संवृत स्वर। यानी ऐसे स्वर जिनको बोलते समय मुख प्राय बंद सा रहता है। ऐसा नहीं है कि बंद ही हो जाएगा, बंद हो जाएगा तो बोलोगे कैसे? प्राय बंद सा हो जाता है, उसे कहते हैं संवृत स्वर। और आगे वाली जो कंडीशन है वो ऐसी है, कुछ ऐसा है। यानी कई बार क्या होता है, जीभ बीच में से उठाव देती है और तालु के साथ टकरा जाती है, यानी आगे से खुला और पीछे से भी खुला। यानी क्या हुआ, यहां से कोई अगर बोला जाएगा, इसका मतलब ये क्या है? खुला है। लेकिन खुला क्या है? आधा खुला है। क्या है? आधा खुला है। और यहां से कोई बोला जाएगा तो ये क्या है? बंद है। यानी कैसा बंद है? आधा बंद है। क्या है? आधा बंद है। यहां से मैं 4 प्रकार निकल के आएंगे। कितने प्रकार? 4 प्रकार निकल के आएंगे। और उसको कैसे डिसाइड करेंगे देखते जाना। अभी देखिए बोर्ड पे, जब खुला रहता है मुंह, यानी जीभ और तालु के बीच सापेक्ष दूरी रहती है, पीछे से जीभ ब्लॉक कर रही है, तालु को पीछे से बंद कर रही है, आगे से खुला, इसका मतलब विवर्त स्वर। आगे से बंद कर रही है, इसका मतलब संवर्त स्वर। यानी कि सीधी भाषा में अगर मैं बात कहूं, ये किताबी भाषा, सीधी भाषा सुनना मेरी वाली, अगर मुख प्राय बंद सा रहता है तो वो संवर्त स्वर कहलाते हैं। ऐसे स्वर जिनको बोलते समय मुख प्राय बंद हो जाता है, संवर्त होते हैं। ऐसे स्वर जिनको बोलते समय मुख प्राय खुला हो जाता है, वो क्या होता है? विवर्त स्वर। और ऐसे स्वर जिनको बोलते समय मुख आधा खुला रहता है, आधा खुला स्वर। और ऐसे स्वर जिनको बोलते हैं मुख आधा बंद रहता है, आधा बंद स्वर। इनका नाम क्या है? खुलने को क्या कहते हैं? खुलने को कहते हैं विवर्त। तो इस वाले का क्या नाम हो जाएगा? अर्ध विवर्त। क्या हो जाएगा? अर्ध विवर्त स्वर। और इसका नाम क्या हो जाएगा? बंद का मतलब संवर्त, तो ये हो जाएगा अर्ध संवर्त स्वर। क्या? अर्ध संवर्त स्वर। अर्ध संवर्त। तो हमारे सामने 4 कैटेगरी आ गई है। कौन कौन सी? 4 श्रेणियां, विवर्त स्वर, संवर्त स्वर, अर्ध विवर्त स्वर और अर्ध संवर्त स्वर। अर्ध संवर्त स्वर। तो आपके सामने तालु की स्थिति के आधार पे पूछे, या मुख के खुलने की स्थिति के आधार पे पूछे, या मुखाकृति के आधार पर पूछे स्वरों का वर्गीकरण, तो स्वर होते हैं 4 प्रकार के: संवर्त स्वर, विवर्त स्वर, अर्ध संवर्त, अर्ध विवर्त। 4 श्रेणियां हैं। कितनी? 4 श्रेणियां हैं। अभी इसका डिवाइडेशन, इसका वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले मैं श्रेणी लिख रहा हूं, ये 4 श्रेणियां हो गया। मुख खुलना, अर्ध विवर्त का मतलब, विवर्त का मतलब क्या हुआ? खुलना। विवर्त का मतलब क्या होता है? खुलना। विवर्त का मतलब हो गया खुलना, ये लो खुलना। अर्ध का मतलब आधा खुला, तो आधा विवर्त यानी आधा खुला। ठीक है, तो ये अपने बात करेंगे। नेक्स्ट देखें, पहला आ रहा है विवर्त स्वर, दूसरा आ रहा है अर्धविवर्त स्वर, तीसरा आ रहा है संवृत स्वर, चौथा आ रहा है अर्ध संवृत स्वर। ये 4 प्रकार बन चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 प्रकार बन चुके हैं। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। इनके आगे थोड़ी थोड़ी लिख देता हूं। विवर्त का मतलब होता है खुला, यानी मुख प्राय खुला सा रहता है। संवृत का मतलब होता है मुख प्राय क्या रहता है? बंद सा रहता है। अर्ध विवर्त का मतलब क्या हुआ? विवर्त खुलना, अर्ध का मतलब आधा, यानी आधा खुला। क्या? आधा खुला। या मैं इसको लिख सकता हूं क्या? या मैं इसको लिख सकता हूं क्या? विवर्त की अपेक्षा कम खुला।
ये बहुत इंपॉर्टेंट, विवर्त की अपेक्षा कम खुला। ओके, तो ये आधा खुला या विवर्त की अपेक्षा कम खुला। अर्ध संवर्त, संवर्त का मतलब क्या, बंद रहना और आधा बंद रहना, यानी आधा बंद, ये कंडीशन है आधा बंद रहने की। और इसको मैं दूसरी भाषा में लिख सकता हूं क्या, संवृत की अपेक्षा, संवृत की अपेक्षा कम बंद होना। संवृत में तो बंद ही हो जाता है, लगभग बंद हो जाता है, लेकिन अर्ध संवृत में मतलब होता है आधा बंद होना। संवृत मतलब बंद होना, विवर्त मतलब खुलना, और अर्ध विवर्त का मतलब होता है विवर्त की बजाय कम खुलना, कम खुल रहा है थोड़ा सा, तो कम बंद रहना। ये लो, ये इसकी डेफिनेशन होगी। ओके, तो ये क्या है, खुला, कौन सा, प्राय खुला, यानी लगभग खुला रहेगा, और ये प्राय बंद रहेगा। ठीक है, और इसमें आधा बंद संवर्त की अपेक्षा, ठीक है, और ये आधा बंद हो गया। ठीक है, अब इसके देखते हैं एग्जाम्पल, पहले इसको नोट करो, एग्जाम्पल देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसके देखते हैं एग्जाम्पल। पहला जो प्रकार था, जल्दी से दोबारा नोट कर देता हूं, पहला जो आएगा विवृत स्वर, दूसरा जो आ रहा है वो आ रहा है अर्धविवृत स्वर, तीसरा जो आ रहा है वो आ रहा है संवृत स्वर, और चौथा जो आ रहा है वो आ रहा है अर्ध संवृत स्वर। विवर्त का मतलब खुलना, आ बोलिए, आ खुला रह रहा है प्राय, तो इसमें लिखिएगा आ, क्या रह रहा है, खुला रह रहा है, आ में आ जाएगा खुला। विवर्त का मतलब खुलना। संवृत का मतलब होता है बंद रहना, यानी ये ई ऊ और री, इनमें क्या रहता है, लगभग प्राय बंद सा हो जाता है, ई ऊ री, इनमें क्या रह रहा है, बंद सा रह रहा है। चलिए, अर्धविवर्त स्वर और अर्ध संवर्त स्वर का मतलब होता है, अर्धविवर्त का मतलब आधा खुला रहना, और अर्ध संवर्त का मतलब आधा बंद रहना। आधा बंद रहने का मतलब होता है, अर्ध संवर्त में कौन कौन आ जाएंगे, ऐ और औ, देख लीजिए, आधा बंद सा रहेगा, ऐ औ, आधा बंद, आधा बंद रहने का मतलब बंद की अपेक्षा कम बंद हो गया, ए आई और औ। अर्ध विवर्त का मतलब होता है विवर्त की अपेक्षा आधा खुलना, विवर्त में पूरा खुल रहा है और अर्ध में आधा खुलेगा। ठीक है, विवर्त का मतलब होता है पूरा खुलना और अर्ध का मतलब आधा खुलना, यानी ये जो एग्जांपल है ए और औ के, ये किस में आते हैं, ए और ओ के, ये किस में आएंगे, इसमें। पूरे हो गए 11, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 1 2 3, ए रह गया, ए इसमें आता है, नोट कीजिए। वन सेकेंड, मिस्टेक, माइनर मिस्टेक। अर्धविवर्त का मतलब होता है, विवर्त का मतलब खुलना, आधा खुलेगा, आधा खुलने का मतलब होता है यानी खुलने के स्टेप से आधा, बंद होने के स्टेप से आधा नहीं, बंद होने के स्टेप से आधा नहीं, खुलने के स्टेप से आधा, और खुलने के स्टेप से आधा आएगा ऐ और औ में, ऐ और औ में। और संवर्त, संवर्त का मतलब क्या हो रहा है ना, बंद हो जाना, बंद होना, आधा बंद हो, आधा बंद किस में हो रहा है, ए और ओ में, और इसी के साथ ए भी आएगा, अर्ध संवर्त में ए भी आता है, ए ओ ए, अर्ध संवर्त।
यहाँ नोट कर लीजिए। विवर्त आ, अर्ध विवर्त में ए ओ ए, संवर्त स्वर में ई ऊ री, अर्ध संवर्त में ए और ओ। ठीक है, ये लिखिए। ओके, तो ये हमारा स्वर कौन सा प्रकार हो गया? ताल्लुक की स्थिति के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण हो गया। ठीक है, तो ये हमारे स्वर हो गए। अब एक आता है 6 नंबर जो आ रहा है, वो आ रहा है अनुनासिकता के आधार पे। किसके आधार पे? अनुनासिकता के आधार पर। अनुनासिकता के आधार पे देखें क्या है। एक तो आता है कौन सा? अनुस्वार आएगा। क्या आएगा? अनुस्वार वाला स्वर किसमें जोड़ता है? और दूसरा आता है, एक आता है चंद्रबिंदु वाला। कौन सा? चंद्रबिंदु। जल्दी से इसको समझिए, चंद्रबिंदु और अनुस्वार में क्या फर्क है। देखिए, ये चंद्रबिंदु, ये अनुस्वार है, और ये है चंद्रबिंदु। क्या है? चंद्रबिंदु। अनुस्वार जहां लग जाए इसका मतलब वो तत्सम रूप होता है। क्या होता है? तत्सम रूप होता है। और चंद्रबिंदु जहां लग जाए वो होता है तद्भव रूप। कौन सा होता है? तद्भव रूप। शब्दों का तत्सम रूप अनुस्वार से पहचाना जाता है और तद्भव रूप पहचाना जाता है किससे? चंद्रबिंदु से। तो नासिकता के आधार पे अनुस्वार जहां जुड़ा है वो तत्सम रूप को बताएगा। किसको? तत्सम। और चंद्रबिंदु जहां जुड़ा है वो किसको बताएगा? तद्भव रूप को बताएगा। तो ये नासिकता के आधार पर 2 प्रकार के अनुस्वार और चंद्रबिंदु। ठीक है, अनुस्वार जो लगता है ये किसके साथ लगता है? देखिए, अनुस्वार जो लगता है, जैसे ये है ना, कंटक लगा है। अनुस्वार हमेशा जुड़ता है किसके साथ? किसके साथ जुड़ता है? व्यंजन के साथ नहीं जुड़ता। अनुस्वार किसके साथ जुड़ता है? व्यंजन के साथ नहीं जुड़ता। आप कहोगे सर जैसे कंटक लिख दिया, क्या लिख दिया? कंटक लिख दिया, तो इसके साथ अनुस्वार जुड़ा है ना, इसके साथ नहीं जुड़ा। इसका जब विच्छेद करते हो तो ये देखो, ये बना है। इसका मतलब अनुस्वार किसके साथ जोड़ा जाता है? स्वरों के साथ जोड़ा जाता है। और चंद्रबिंदु भी किसके साथ जुड़ता है? स्वरों के साथ जुड़ता है। चंद्रबिंदु भी किसके साथ जुड़ता है? अब ध्यान रखना, ये वाला, ये कंडीशन ऐसी है, ये चंद्रबिंदु, ये वाला इस टाइप से, ये चंद्रबिंदु किसके साथ जोड़े गए हैं? स्वरों के साथ जोड़े गए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अनुस्वार स्वरों के साथ जोड़े जाते हैं, चंद्रबिंदु भी स्वरों के साथ जोड़े जाते हैं। ठीक है, हंस लिखा इस टाइप से, ये लो। ठीक है, तो ये भी क्या है? हंस, चंद्रबिंदु लगा हुआ है और एक हंस होता है इस टाइप से। इसका मतलब हंसना क्रिया है और ये हंस पक्षी है। तो बहुत फर्क पड़ता है हंसना क्रिया से और चंद्रबिंदु और अनुस्वार से। ठीक है, तो ये हमारे अनुनासिकता के आधार पे वर्गीकरण हो गया। अब एक सजातीय और विजातीय जो है वो भी आता है जाति के आधार पे, यानी किस टाइप के, वो भी पढ़ लेते हैं। एक आता है सजातीय, जाति के आधार पे ये। एक आता है विजातीय। सजातीय का मतलब होता है, इन्हें कहते हैं समस्वर। क्या कहते हैं? समस्वर। और इसे कहते हैं विषम स्वर। क्या कहते हैं? विषम स्वर। समस्वर का मतलब होता है जिनकी संरचना क्या होती है? समान रहती है। जिनकी संरचना समान होती है। संरचना समान का मतलब जैसे ए और आ का युग्म सम है, ई और ई का युग्म क्या है? सम है। ऊ और ऊ का युग्म क्या है? सम है। ये तीनों का युग्म क्या है? सम, यानी ये समान स्वर है। ये भी समान है, ये भी समान है और ये भी समान है। ठीक है, विजातीय स्वर का मतलब होता है ए प्लस ई का जो युग्म है ये क्या है? विषम है। ए प्लस ए का जो युग्म है ये क्या भी है? विषम है। तो विजातीय, सजातीय का मतलब ये सम स्वर जहां जुड़ जाए वहां दीर्घ संधि होती है। तो इनका जहां मेल हो जाए ना वहां दीर्घ संधि बनती है। ये भी आपको संधि में मैं बताऊंगा। दीर्घ, इसमें भी दीर्घ और इसमें भी दीर्घ, तो ये दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। तो सजातीय मतलब समान स्वर जिनकी बनावट समान है। बनावट के आधार पे मैं पढ़ा रहा हूं, क्या? बनावट के आधार पे, बनावट के आधार पे। और बनावट के आधार पे दो, एक तो सजातीय और एक विजातीय। सजातीय कौन कौन से बताती है? विजातीय यानी भिन्न बनावट के जो होते हैं उन्हें विजातीय कहा जाता है। ये सजातीय यानी समान बनावट के जो होते हैं उन्हें सजातीय कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए, हमारा स्वरों का जो वर्गीकरण था वो कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो उच्चारण स्थान के आधार पे स्वरों का जो वर्गीकरण है वो अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।